नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैथ्स विधि पर। अभी तक मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली जो मैथ है उसके बहुत सारे चैप्टर करवाए और चैप्टर में से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो मैंने आपको नहीं कराया हो। कुछ प्रश्नों को मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया, कुछ प्रश्नों की मैंने दो दो तीन तीन ट्रिक बताई। आज एक नया चैप्टर, लास्ट टाइम मैंने आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ाया था। आज हम चलेंगे अपने नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम है एरिया यानी क्षेत्रफल। क्वेश्चन बहुत से बनते हैं इसमें, एरिया में आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। क्वेश्चंस पे चलें उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके फार्मूले के बारे में कि क्षेत्रफल, किन किन चीजों का क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए, उनका परिमाप मालूम होना चाहिए, उनकी भुजाएं मालूम होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको फार्मूले पे डालनी पड़ेगी। पहला, सबसे पहले आता है आयत। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत क्या होती है? आयत जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो, जिसमें आमने सामने वाली भुजा बराबर हो, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर, और भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण मतलब ये चीज, ये आपका 90 डिग्री है, यानी कि समकोण होना चाहिए। तो हम कह सकते हो क्या होगा? आयत होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल की पहले बात करेंगे। तो आपको मालूम है इसमें ये होती है आपकी लेंथ, यहां से लेके यहां तक लेंथ को बोलते हैं लंबाई, और ये होती है ब्रेथ। ब्रेथ मतलब होती है चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो सिंपल होता है क्या? लंबाई में गुणे चौड़ाई। क्या होता है लंबाई में गुणे चौड़ाई? तो हम कह सकते हैं L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लाई लंबाई में गुणे चौड़ाई। ठीक है, परिमाप आ जाओ। परिमाप, परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है? परिमाप कुछ नहीं होता है, किसी भी चित्र के जो पूरा एरिया है उसको आप जोड़ दो। परिमाप देखो, क्षेत्रफल क्या होगा, जो मैंने भी आपको क्षेत्रफल बताया वो क्षेत्रफल हो, ये हो गया आपका। ये क्या है? ये पूरा क्षेत्रफल है आपका, इसके अंदर का भाग। और परिमाप क्या होती है? उसके चारों तरफ की लंबाई, उसके चारों तरफ की लंबाई। तो आपने कहा लंबाई कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा भाई ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी, ये बी है तो ये भी हो जाएगी। इन सबको जोड़ दो आप, इन सबको जोड़ दो। जब सबको जोड़ोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2L प्लस बी, यानी कि 2 लंबाई में प्लस चौड़ाई। ये हो गया इसका परिमाप या पेरीमीटर। किसका? अभी हम बात कर रहे हैं केवल आयत की। तो आयत वाले फार्मूले आप यहां से नोट कर लो। फिर इसमें कई बार पूछ लिया जाता है विकर्ण निकालो। विकर्ण, विकर्ण या डाइजोनल। विकर्ण क्या होगा? इसको वी से हम इंडिकेट करेंगे विकर्ण क्या होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आयत है, अगर आयत है तो आयत तो ऐसे ही है। देखो मेरी बात पहले, मैंने बताया आपको ये एल है, ये क्या है? ये आपकी बी है, यहां से लेके यहां तक। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसी को ही हम विकर्ण कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके आधे हिस्से को लूं, आधा हिस्सा कौन सा? आधा हिस्सा जिसमें मैं पेन चलाऊंगा वो वाला हिस्सा। कौन सा? यहां से लेके ये और ये हिस्सा, ये त्रिभुज है। और अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम है समकोण त्रिभुज है। कैसे? क्योंकि ये क्या है, यहाँ से 90 अंश का, कितने, 90 डिग्री का क्या हो रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस की प्रमेय थी, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा। उसका क्या फार्मूला था? उसका फार्मूला था, उसका फार्मूला ये होता है कि जो विकर्ण का स्क्वायर होता है, विकर्ण का स्क्वायर, समझना मेरी बात, वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कहते सर इसमें आधार क्या है, लंब क्या है? तो आधार जो नीचे जिस पे आधार है, ये आधार,
ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है, ये लंबवत है ये, तो ये क्या हो गया, बी है ब्रेथ है, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे वी स्क्वायर आ रहा है, तो वी का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कोई आयत है और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, उसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो पहली चीज में आपने जाना आयत। दूसरी बात जो सबसे मेन पॉइंट है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं, ये नोट कर लेना कि जब भी क्षेत्रफल की इकाई की बात करेगा, इकाई या कहते हैं मात्रक या कह दो आप यूनिट, तो क्षेत्रफल की जो इकाई होगी, क्षेत्रफल की, वो क्या होगी, वो हमेशा स्क्वायर में आएगी। स्क्वायर में क्यों आएगी, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे दो यूनिटों का गुणा होता है हमेशा। ये एल है, ये एल है, ये अगर मीटर में होगी तो ये भी मीटर में होगी, तो दोनों को गुणा होकर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पाएगा मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है क्या होगी, वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, या कह सकते हैं वर्ग मीटर, कह दो बात एक ही है, या क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या कह दो वर्ग सेंटीमीटर, ये सारी एक ही बात है। या कुछ भी जो भी होगा वो हमेशा वर्ग में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, दो यूनिटों का आपस में गुणा होता है और दोनों ही यूनिट सेम होती हैं। सेम का मतलब क्या होगा, अगर लेंथ यहाँ पे मीटर में है, मान लो अगर लंबाई आपकी मीटर में दी गई है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो आपको दोनों की यूनिट सेम रखनी है। या तो आप इस चौड़ाई को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लो। यानी कि जो भी हमारी एरिया की जो भी हमारी यूनिट आएगी वो हमेशा स्क्वायर में आएगी, वर्ग में आएगी। ये बात नोट कर लो। अगर आप ये नहीं नोट करना चाह रहे हो, मीटर तो ये छोड़ दो आप, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप मीटर छोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं। ये मान के चलो कि जो भी आएगा वो स्क्वायर में आएगा या वर्ग में आएगा, वर्ग स्क्वायर। इसी तरीके से जब घन आता है, क्या आता है घन, तो घन में क्या होता है, वहां पे तीन यूनिटों को गुणा होता है, तीन यूनिटों को गुणा होता है, तो वहां पे घन मीटर आएगा, घन मीटर, घन सेंटीमीटर। वो जब आएंगे हम क्यूब जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि वहां पे तीन भुजाओं की बात करी जाती है, वहां पे किसकी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। जब आयतन निकालते हैं हम, आयतन निकालते हैं किसी वस्तु का, तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई, तीन चीजों का वहां क्यों तो गुणा होता है। अच्छा, अगर परिमाप की बात करी जाए कि भैया परिमाप का जो मात्रक होता है परिमाप का, वो क्या होता है, तो हमने कहा एक बात बताओ भैया, परिमाप क्या होता है, परिमाप में दो है, लंबाई जोड़ी जा रही, चौड़ाई जोड़ी जा रही है। आपको मालूम है दोनों की यूनिट सेम होगी। जब सेम होगी, मीटर में मीटर जोड़ोगे तो मीटर ही आएगा, 5 मीटर में 2 मीटर जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा जी 7 मीटर आ जाएगा। लेकिन 5 मीटर में अगर 2 मीटर का गुणा करोगे तो 10 मीटर स्क्वायर आएगा। समझ गया ना मेरी बात, मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर हमने मान लो ये 5 मीटर, समझना मेरी बात, और ये 2 मीटर है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 14, यानी कि 14 मीटर आया। मीटर आया, मीटर स्क्वायर नहीं आया। लेकिन अगर हम यही कहते भैया ये कितना, ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर है, इनका गुणा करो आप, तो 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं 10 वर्ग मीटर। मैं इस चीज को इतना डीपली क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है, बहुत से बच्चों को जब यूनिट दी रहती है ना पेपर में, तो वो यही नहीं जान पाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं जहां पे बोलता है कि एक व्यक्ति को 200 रुपये एक काम करने का ठेका दिया गया, या मान लो 200 रुपये, सॉरी 2000 रुपये का उसको टाइल लगाने का खर्चा दिया गया, और प्रति वर्ग मीटर जो टाइल लगती है उसका खर्चा 5 रुपए है, तो टाइलों की संख्या निकालो। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे हमें यूनिट जानना बहुत जरूरी हो जाती है कि आखिर में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्षेत्रफल है या फिर ये परिमाप है। तो इस वजह से मैं आपको इतना डीपली बता रहा हूं। तो परिमाप की क्या होगी, परिमाप की जो भी यूनिट आएगी वो तो मीटर में होगी, या सिंपल क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में होगी, या सिंपल होगी जो होगी तो मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर में होगी,
यानी कि ये वर्ग में नहीं होगी, ये सिंपल यूनिट में होगी। सिंपल यूनिट में होगी, कैसे होगी वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब चलते हैं आयत के बाद वर्ग में, कि सर वर्ग का कैसा क्या फार्मूला बताऊं मुझे। आयत मैंने बता दिया, आयत की परिभाषा क्या है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की चारों भुजा बराबर नहीं हो, आमने और सामने की उसकी भुजाएं बराबर हो, और प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो वो चतुर्भुज क्या होगा, वो चतुर्भुज आयत कहलाएगा। चलते हैं वर्ग में जल्दी से। नंबर 2 पे आ जाओ। 2 में आता है वर्ग, वर्ग या स्क्वायर। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे इसके, फिर इसके परिमाप की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे, फिर इसके विकर्ण की भी बात कर लो आप। बस 3 चीजें। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, चारों भुजाएं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये चारों भुजाएं क्या है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, और प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे, तो मेरे भाई तो चारों भुजाएं तो इसकी बराबर है, लो। लेकिन क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बना रही सर, ये 90 डिग्री का कहाँ है, ये 90 डिग्री तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, लेकिन यहाँ 90 का बन रहा है, ये भी 90 का बन रहा है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का एंगल बनाती हो या समकोण बनाती हो, तो वो चतुर्भुज वर्ग कहलाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको मालूम है अभी अच्छी तरीके से। ये हमने मान ली ए है, जब ये ए होगी तो ये भी ए होगी, तो ये भी ए हो जाएगी पूरी, यहां से यहां तक ये भी सारी ये ए हो जाएंगी। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जैसे जब हमने क्षेत्रफल निकाला था आयत का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई निकाली थी, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, दोनों क्या है, दोनों ए है। तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना, तो वही फार्मूला आप मन रखो, एल इंटू बी, और दोनों में क्या है, ए और ए है, बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ये दिमाग में आप रखो, और हम वर्ग वाले जो भी क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम यही मानेंगे कि इसकी भुजा क्या है, ए है, जो कि चारों भुजाएं सेम है। परिमाप की बात करते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है परिमाप क्या होगा। यहां से आपने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, यहां चले, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहीं आ गए, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से पूरा एक चक्कर में जितना आपने चला है वही आपका परिमाप होगा। तो आपने कहा जी ए यहाँ है, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, सब मिला के कितना हो गया, अगर ए आप जोड़ दोगे तो पूरा कितना आ जाएगा, 4 ए आ जाएगा। तो इसका वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा, या कह दो 4 इंटू ए। हमने भुजा क्या मानी है, हमने यहाँ पे स्क्वायर में हमने मान ली कि जो इसकी भुजा है स्क्वायर की वो क्या है, ए है। अब विकर्ण की बात करते हैं, तो विकर्ण को आपको मालूम है अच्छी तरीके से, जो हमने उसमें विकर्ण निकाला था वो क्या निकाला था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, आपको मालूम है दोनों सेम है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2 ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, ए रूट 2। लो जी हो गया। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, इसमें दिक्कत आ रही है कुछ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर होता है। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है, इसको भी ऐसे लिख लो, 4 इंटू भुजा कर लो आप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 4 इंटू भुजा कर लो, ये भुजा स्क्वायर कर दो, इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर कर दो, ये कर दो आप भुजा रूट 2 कर दो इसको। हर तरीके से आप इसको नोट कर लो, तीनों चीज हो गई, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले कि और क्या क्या हमसे पूछ सकता है। नंबर 3 में चलो भाई। अब एक चतुर्भुज ऐसा भी आता है जो समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसको, समानांतर, जिसकी भुजाएं आमने सामने वाली समान होती हैं और समांतर होती हैं। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है
उसका फार्मूला क्या होता है ये आपको हम इसमें बताएंगे। देखो कैसे करना है, बड़ा सिंपल तरीका है। पहले आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो पहले एक बार आप। देखो समांतर चतुर्भुज को मैं ऊपर ही बता देता हूं आपको, यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। समानांतर चतुर्भुज नंबर 3, समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है पहले देख लो। पहले मैं फिगर बनाऊंगा एक बहुत अच्छा सा। गलत भी बन सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो, समझना मेरी बात, आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानांतर हो। तो आपने कहा जी समानांतर क्या होता है? समानांतर का मतलब जो कोण यहां बन रहा है वही कोण आपका यहां बन रहा, सॉरी यहां बनेगा, इसके बाहर वो कोण यही बनेगा, इसके बाहर बनेगा। ये होता समानांतर होता है, समझना मेरी बात। अगर मान लो यहाँ पे कोण बन रहा है आपका अल्फा, तो यहां भी क्या बनेगा? आपका अल्फा बनेगा। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली बराबर है और ये बराबर बराबर है, और दोनों के कोण जो कोण बना रही है, दोनों का जो कोण है वो क्या है? बराबर है। यहाँ भी ये अल्फा है तो यहाँ भी ये अल्फा है। ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब आपने कहा जी कोण कहाँ बना रहे हैं, तो कोण जो कोण आप देखो यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ पे बनेगा, मान लो ये बीटा बन रहा है, तो वही कोण अगर इसको थोड़ा सा और हम कर दे तो यहाँ क्या बनेगा? ये बीटा बनेगा। तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समानांतर हो, समानांतर का मतलब क्या होता है? जैसे ये इसके समानांतर जा रही है, ये समानांतर अगर आगे खींचोगे तो ऐसे ही चली जाएगी, ये समानांतर इसकी, और ये वाली भुजा भी इस तरह खींचोगे तो ये भी चली जाएगी, तो ये समानांतर, ये भी समानांतर है। मतलब समानांतर भुजाएं क्या होती है? वो जो भुजाएं जिनको आप कितना भी लंबा खींच लो, कभी भी वो भविष्य में एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, वो भुजाएं समानांतर भुजाएं कहलाती हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, अभी पहले ये खत्म कर लें, इसको भी मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। समानांतर भुजाएं क्या होती हैं? जो भुजाएं बिल्कुल सीधे जाती हैं और एक दूसरे को कभी अनंत काल तक कितना भी लंबा खींच लो टच नहीं करेंगी, वो भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी ऐसे ही मेंटेन रहेगी, चाहे और नीचे ले आओ, यहाँ तक ले आओ आप, चाहे और नीचे ले आओ, यहाँ तक ले आओ, ये दूरी जो है इनके बीच की ऐसे ही मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये क्या है? समानांतर भुजाएं हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर से एक बार दोबारा मैं यहाँ बना देता हूँ अच्छे तरीके से। ये आपका समानांतर यहाँ से बन गया, ठीक है। ये इसके बराबर है, समानांतर है ये दोनों, ये इसके बराबर है और समानांतर है। हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। अब समानांतर चतुर्भुज के अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्र होता है आधार में गुणे लंब, आधार में गुणे लंब, संगत शीर्षक लंब भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको संगत शीर्ष लंब बोल दो आप तो ज्यादा बढ़िया है। संगत शीर्ष लंब। आधार क्या है, लंब क्या, संगत शीर्ष लंब क्या है, या फिर अगर आप बोलना चाहते हो तो इसको ऊंचाई बोल सकते हो, ऊंचाई, या इसको ऊंचाई बोल सकते हो। तो आधार की अगर हम बात करेंगे तो आधार क्या होगा? इसका ए और बी है। क्या है इसका आधार? समझना मेरी बात, क्या है इसका? इसका जो आधार है वो क्या है? ए और बी है। तो हमने लिख दिया ए बी, यानी कि ए से बीच की, ए से बी के बीच की दूरी इनटू लंब क्या है? संगत शीर्ष लंब। संगत शीर्ष लंब ये है कि इस पे जो बिल्कुल सीधा लंब आए, ठीक है ना, वो आप कह सकते हो वो बी से हमने खींचा बिल्कुल सीधा आ गया, या हम चाहे तो इस पॉइंट से भी खींच सकते हैं, ये भी आ गया,
या चाहे यहाँ से खींच दे, ये भी आ गया, या चाहे तो यहाँ से भी लास्ट हम जो मानेंगे केवल जो ए और बी के बिल्कुल संगत शीर्ष लंब आए, ए और बी की भुजा पे जो बिल्कुल सीधे आए ऊपर से नीचे तक, संगत शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो वो हो गया संगत शीर्ष लंब हो गया। या फिर आपको ऊंचाई, ये जो हमारा चतुर्भुज है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम कहेंगे भैया ऊंचाई तो इसकी इस पॉइंट से लेके यहां ले लो, चाहे यहां से लेके यहां ले लो, चाहे यहां से लेके यहां ले लो, चाहे यहां से लेके यहां ले लो, ये सब क्या है, ये सब आपस में चारों, एक दो तीन चार, चारों बराबर हैं। तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वही इसकी ऊंचाई है, वही इसका संगत शीर्ष लंब है। तो हमने मान लिया, अगर पॉइंट हम यहाँ पे एन मान लें, एन, तो डी एन कर सकते हो आप, डी एन, ये नोट कर लो। आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, आधार में गुणे लंब या आधार में गुणे ऊंचाई। और लंब कौन सा होगा, जो इस पॉइंट से लेके यहां तक या फिर यहां से लेके यहां तक आएगा, वही क्या है, इसका ऊंचाई है इसकी। समझा के बता दिया, फिगर से बता दिया। आपने कहा सर ये आपने आधार बताया, इसका फार्मूला एक तो और हो सकता है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। आप इसको पलटा दो, ऐसे इसको आप पलटा दो, इसको पलटाओगे जब, तो हमने मान लिया कि भैया ये जो आधार है ये नीचे हो जाएगा, तो इसको हमने मान लिया एम मान लिया यहाँ पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका दूसरा निकाला जाए तो डी और सी आधार हो जाएगा, इनटू लंब क्या हो जाएगा, बी एम, क्या हो जाएगा, बी एम। तो ये भी हम कर सकते हैं इसको, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों ही इसके क्षेत्रफल है ये। अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप का तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना, एक पॉइंट से शुरू करो आप। हमने एक पॉइंट पकड़ लेंगे, पूरा घूम के वापस आ जाएंगे। तो हमने भाई यहाँ इस पॉइंट से पकड़ा, यहाँ से चले, ये चले भैया ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सबको जोड़ दो। तो आपने कहा ए बी हो गया, फिर क्या हुआ, बी सी हो गया, फिर क्या हुआ, सी डी हो गया, फिर क्या हुआ, डी ए हो गया। यानी कि कह सकते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग कह सकते हैं। या फिर चारों भुजाओं का योग ना कहो तो एक चीज और कह सकते हैं भैया, आपको मालूम है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हमने अगर हम मान लेते ये एल है, समझना मेरी बात, और ये मान लो बी है, मान लो ये एल है, ये बी है, तो अगर हमें इसका निकालना है तो वही सिंपल सा क्या आ जाएगा, टू एल प्लस बी, ऐसे निकाल लो। ये भी इसका परिमाप है, ये भी तो इसका परिमाप है। जब ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी, ये बी है तो ये वाली भी हो जाएगी। इसमें और आयत में क्या फर्क है, इसमें और आयत में केवल यही फर्क है कि आयत जो है वो क्या करता है, आयत जो होता है, समझना मेरी बात, आयत जो है वो यहाँ 90 डिग्री के अंश बनाता है, सारे 90 के बनाते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। इसमें 90 डिग्री का यहाँ नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर जब बात करेंगे हम किसके परिमाप की, तो परिमाप तो दोनों को सेम आ जाएगा, लेकिन फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। यहाँ क्षेत्रफल क्या आ रहा है, यहाँ क्षेत्रफल मान लो, ये तो लंबाई मान लो, आपने लंबाई मान ली, ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ इसमें इसकी चौड़ाई नहीं जुड़ रही है, इसमें चौड़ाई नहीं हो रही। इसमें क्या आ रहा है, इसमें इसकी जो आधार है ये हम मान रहे हैं, इसकी लंबाई क्या मान रहे हैं, इसकी लंबाई ये मान रहे हैं, ऊंचाई को हम गुणा कर रहे हैं इस वाले में। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। भाई आयत में क्या होता था, ये एल होती थी, समझना मेरी बात बहुत गौर से, आयत में ये एल होता था और ये बी होती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बिल्कुल सीधा आ रहा है ना, ये शीर्ष लंब है कि नहीं, ये लंब है या ऊंचाई है कि नहीं है। तो हम इसमें ऐसी वाली थोड़ी ना लेंगे, हम तो इसमें ऐसे लेंगे जो बिल्कुल सीधा है। सीधा कौन सा, सीधा ये वाला है, ये है, ये है, ये है। तो जो हमने ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा जो जा रहा था, जो लंब है, शीर्ष लंब है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है बिल्कुल सीधा, वही हमने गुणा किया था बी का गुणा। तो यहाँ तो बी तो क्या तिरछा जा रहा है ऐसे, तो सीधा कौन है, सीधा डी एन है, या फिर बी एम है, तो वही हमने किसे करा है, डी एन या बी एम का गुणा किया है। तो समझने का अपने तरीका होता है कि आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हो, किस तरीके से उसको समझ सकते हो। समानांतर चतुर्भुज हो गया है। अब हम लोग चलेंगे सम चतुर्भुज। किसमें चलेंगे, सम चतुर्भुज में।
देखो, सम चतुर्भुज नंबर 4 आ गया। सम चतुर्भुज, आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, समांतर पढ़ लिया, अब आए समचतुर्भुज। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो ये वर्ग हो गया। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होती? चारों भुजाओं तो इसमें ही बराबर होंगी, लेकिन प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, वो होता है समचतुर्भुज। देखो कैसे होगा, ये 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 और ये। अब ये चारों भुजाएं बराबर हैं आपस में, चारों भुजाएं, लेकिन 90 डिग्री का ये कोण आपस में नहीं बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज की क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, ये क्या होता है? आधार में गुणे ऊंचाई। अब फिर क्या दोगे सर कि आधार गुणे ऊंचाई क्या है? अगर हम बात करें ए, बी, सी और डी, आधार क्या हो जाएगा? तो आपने कहा जी आधार तो इसका ए भी है। ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई इस पॉइंट से जो शीर्ष लंब है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, जो कि इस पॉइंट से सीधे ऊपर नीचे पड़ेगा, सीधे जो ऊपर जाएगा ये। तो हमने मान लिया डी एन, मान लो इसको, तो वही कर दो आप डी एन, ऊंचाई कह दो, या फिर इसको संगत संगत शीर्ष से लंब कह दो आप। बात एक ही है, ठीक है। क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, परिमाप आपको मालूम, पैरामीटर क्या होगा? अगर हमने मान ली इसकी भुजाएं, मान ली हमने भुजा ए है, मान लो यहां से लेके यहां तक ए मान ली हमने, यहां से यहां तक ए मान ली हमने, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप चारों भुजाओं का योग, यानी 4 ये आ जाएगा। तो 4 इंटू भुजा हो जाएगी, ये तो मालूम ही है आपको। अब अगर इसका हम कह दें कि भैया हमें इसके विकर्ण मालूम है और हमें इसका क्षेत्रफल निकाल के दो, आप कैसे निकालोगे आप? हम कहते हैं केवल विकर्ण मालूम है। अगर एक सम चतुर्भुज है, मान लो इस सम बना दिया हमने ये, अगर ये सम चतुर्भुज है और ये पहला विकर्ण जो है, ये V1 दे दिया हमने इस वाले को, ये है V1, और जो दूसरा विकर्ण है यहां से यहां तक, इसको हमने नाम दे दिया V2। जो पहला विकर्ण है ए, बी, सी और डी, जो पहला विकर्ण है ए और सी, जो फर्स्ट विकर्ण है, पहला विकर्ण ए सी बराबर अगर V1 है, दूसरा विकर्ण कौन सा है? बी और डी जो है V2 है। तो क्षेत्रफल अगर निकालने को कहा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 V1 इंटू V2। ये भी एक सम चतुर्भुज का एक फार्मूला होता है। अगर सम चतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाई दी गई है, तो दोनों विकर्णों का गुणनफल करके उसका आधा कर दोगे आप, तो आपको वहां से उसका क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर अब आपको मालूम है इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसकी अगर भुजा की बात करी जाए, एक भुजा वाला में नोट कर लो, अगर भुजा की बात की जाए, भुजा अगर मान लो ए है, तो भुजा क्या फार्मूला होगा देख लो, तो रूट V1/2 स्क्वायर प्लस V2/2 स्क्वायर, ये इसकी भुजा का फार्मूला होता है। इसको भी आप नोट कर लो एक बार, V1/2 स्क्वायर प्लस V2/2 का होल स्क्वायर। सम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ये सारे फार्मूले आप अपने डायरी में जल्दी से नोट कर लो, ये सारे काम आने वाले हैं। अगर हमको केवल विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण की अगर लंबाई हमको मालूम होगी, सम चतुर्भुज की बात करें और उसके दो विकर्णों की अगर लंबाई दी गई है, तो वहां से हम भुजा भी निकाल सकते हैं और वहां से हम क्षेत्रफल भी उसका निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। तो ये आप दोनों चीज इसको नोट कर लो आप। चलते हैं अब सम चतुर्भुज के बाद समलंब।
समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसकी परिभाषा देख लो पहले आप। जिस चतुर्भुज, ये नोट कर लेना पहले एक बार, जिस चतुर्भुज की सम्मुख सम्मुख भुजाओं में से केवल एक भुजा समानांतर, जिस सम्मुख भुजाओं में से केवल एक युग्म का किस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में से केवल एक युग्म का, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में से केवल एक युग्म समानांतर हो, एक युग्म समांतर हो। काजी सर समझ में नहीं आया जो आपने लिखवाया, मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल अभी। देखो होता है क्या, चतुर्भुज में ना युग्म होते हैं, युग्म, युग्म का मतलब जोड़ी, आमने सामने वाली जोड़ी। कैसे जोड़ी? आमने सामने वाली जोड़ी। तो ये कह रहा है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में से केवल एक युग्म समानांतर हो। कहने का मतलब अभी तक जो हमने किया, तो ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये समानांतर है इसके, इसके सम्मुख भुजा ये है, इन दोनों का युग्म बन गया, समानांतर है। ये वाली भुजा इसके समांतर है, युग्म बन गया, ये समानांतर है। तो अब कह रहा है कि अब क्या करना है, केवल एक ही आमने सामने वाली भुजा समांतर होगी, एक युग्म ही। भुजाओं का जो युग्म है, दो युग्म होते हैं चतुर्भुज में, तो कह रहा है एक युग्म ही समानांतर होगा, बाकी जो दूसरा वाला युग्म है वो समानांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, तो आपने कहा जी समानांतर की अगर हम बात करें तो भैया ये तो इसके समानांतर है, इसके बराबर नहीं है। बराबर नहीं कह रहा हूं मैं, समानांतर कह रहा हूं मैं। ये वाली भुजा इसके समानांतर है, लेकिन ये वाली भुजा इसके समानांतर नहीं है। तो ऐसा जो चतुर्भुज होगा जिसकी चार भुजाओं में से दो भुजा क्या होंगी? समानांतर होंगी। चार भुजाओं में से क्या होगा? दो भुजा समानांतर होंगी, बाकी दो भुजाएं जो हैं वो समानांतर नहीं होंगी। ऐसे भुजाओं वाले चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसको देख लो आप, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है ऐसी भुजाओं का? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग ऊंचाई इंटू ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो आपने कहा जी अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो भुजा है यहां से लेके यहां तक ये ए है, समझना मेरी बात, ये ए है, और ये जो भुजा है इसको आप बी मान लो। ये यहां से लेके यहां तक, क्योंकि दोनों अलग अलग है। और इनकी ऊंचाई क्या है? ये भी हो सकती है ऊंचाई, ऊंचाई ये भी हो सकती है, ऊंचाई ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसको हमने मान लिया एच। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, क्योंकि समानांतर भुजा क्या है? ए और बी है आपस में समानांतर, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? एच। समझ के यहां लिख के मैंने आपको बता दिया, यही इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल के अलावा इसमें और कुछ विशेष ज्यादा नहीं पूछा जाता है, केवल यही आएगा बस, क्षेत्रफल ही। अगर नाम से लिखना चाहो आप तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। डी से इसमें लम डाला, मान लो ये एन है यहाँ पे। तो वैसे आप करना चाहो तो 1/2। ए क्या है? ए है, ए और बी है तो ए प्लस बी। बी क्या है? बी है सी और डी, तो सी प्लस डी। इंटू एच क्या है? एच, डी एन कर दो आप, डी एन। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, यहां से वैसा निकल आएगा आपका।
अब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, कोई समानांतर नहीं होगी। अब चतुर्भुज अगर आपके पास एक ऐसा आ जाए जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ना ही समानांतर हो, तो कैसे उसे हल करोगे? पहले मैं आपको उसका फिगर बना के दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। भुजा बन गई, ठीक है, बन रही है। ए बी सी डी डाल देते हैं नाम इसमें। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये यहाँ से जो डाला है इसका भी नाम देता हूँ मैं। क्या नाम इसका? एम दे देते हैं। ये एम है, ये एन है। ये 90 डिग्री कोण है, ये भी क्या है? 90 डिग्री कोण है यहाँ से यहाँ तक। हालांकि फिगर में थोड़ा गलत बन रहा है, लेकिन ये 90 का ही है, 90 का मान लो। एक ऐसा चतुर्भुज, ये ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी, इसमें ना तो कोई भुजा बराबर है, ना ही कोई भुजा आपस में समानांतर है, मतलब भुजाओं का युग में कोई समानांतर नहीं है, ना ही इसमें कोई कोण आपस में बराबर है, भुजाओं की जो कोण है। अगर ऐसे चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, यही आपको देखना है। कैसे करेंगे देखो। हमने कहा जी ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने इसको दो भागों में बांट लिया। दो भागों में कैसे बांटेंगे? जहां जहां मेरा पेन चले वो जरा बहुत गौर से देखना। ए से बी, बी से आई हम किस में? डी में, और डी से वापस गए ए में, और ये हो गया इसका लंब। तो ये एक त्रिभुज बन गया। तो हमने कहा ठीक है जी, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस जो दूसरा चतुर्भुज है उसको हम लाल पेन से कर देते हैं तो आपके और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वो आया क्या आपका? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी का फॉर्मूला, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है। आपको मालूम है त्रिभुज है, ये क्या है? इनका ये आधार है, आधार में गुणे क्या है? लंब है। तो आपने निकाला, आपको मालूम। क्या कर सकते हैं? 1/2 आधार में गुणे लंब, 1/2 आधार में गुणे लंब, ठीक है ना। आधार क्या है आपका? बी डी है, बी डी। लंब क्या है? लंब है आपका ए एम, प्लस इस वाले की बात करो, आधार क्या है? आधार आपका बी डी है, 1/2 बी और डी। लंब क्या है? लंब आपका सी एन है। क्या है? सी एन। 1/2 आप बी डी यहां से कॉमन कर लो, 1/2 बी डी। अंदर क्या आएगा? ए एम प्लस सी एन। हम ये कह सकते हैं, इस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। विकर्ण बी डी, बी डी विकर्ण हो गया इसका, और विकर्ण की समझ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 1/2 बी डी क्या है हमारा? विकर्ण है, विकर्ण, और विकर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब का योग, विकर्ण में डाले गए शीर्ष लंब का योग, 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पे डाले गए शीर्ष लंब का योग। ये कर सकते हो आप, ये आ जाएगा आपका। अब चलते हैं जल्दी से अपने त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज एक आता है ऐसा जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो वो त्रिभुज होता है ऐसा।
इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं, सारी भुजाएं ना तो कोई समकोण बना रही ना कोई बराबर, सारी ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। अगर हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, सॉरी ऐसे मान लो इसको, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। कैसे निकालो? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है? एस है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। नंबर 2 पे आ जाओ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है ये देखो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो होगा जिनमें दो भुजाएं 90 अंश का कोण बना रही हो, जिसका विकर्ण का योग बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर हो। कैसे करेंगे देखो, इसमें क्या होता है, 1/2 आधार में गुणे लंब, आधार में गुणे लंब, या कह दो आप ऊंचाई। अगर ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधार हो गया, ये बी है, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गई, यानी कि 1/2 ए इंटू बी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर 3 आ जाओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, तीनों भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4, √3/4 स्क्वायर। कैसे होता है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसको प्रूव करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करी जाए, अगर इसकी ऊंचाई की बात करी जाए, इस ऊंचाई की, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ये क्या लंब, लंब या ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है वो लिख लो, ऊंचाई या शीर्ष लंब कह दो आप, शीर्ष लंब ऊंचाई। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो √3/2a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 स्क्वायर, और अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो √3/2a। अब चलते समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया यहाँ से यहाँ तक। समद्विबाहु वो होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें क्या होगा, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये दोनों भुजाएं बराबर है, नीचे वाली बराबर नहीं है, यानी ये बराबर है, ये दोनों, नीचे वाली बराबर भुजा नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, ऐसा त्रिभुज करवाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, क्या करना है, 1/2 आधार में गुणे ऊंचाई, आधार में गुणे ऊंचाई। इसको नाम दे दें हम ए बी सी, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें हमने डाल दिया, ये आ गया एन। कुछ नहीं करना, 1/2, आधार क्या है, आधार ए और बी है, ए और बी। ऊंचाई क्या है, तो आपने कहा जी ऊंचाई क्या है इसकी, सी और एन है। ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा समद्विबाहु त्रिभुज का हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे यहाँ से फार्मूले बता दिए, आप इन सब फार्मूलों को नोट कर लें, ये सारे काम आने वाले हैं। ऊंचाई या लंब बात एक ही होती है। समकोण त्रिभुज बता दिया, इसका एक मैंने फार्मूला नहीं बताया, इसका जो समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण होता है, विकर्ण, इस समकोण त्रिभुज का एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये इसका एक फार्मूला होता है। विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई, आधार, ऊंचाई कर लो यार, आधार कर लो, आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई या ऊंचाई का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, बहुत काम आती है। जहां पर दो भुजाएं आपस में समकोण बना रही हो और तीसरी भुजा के वर्ग का योग उन
भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब मैंने आपको इसमें आने वाले जो भी फार्मूले मैंने बता दिए, सॉरी। अब शुरू करेंगे इसमें क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें आपको अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा।